मोहिंजोदाड़ो का शुमार दुनिया के दरियाफ्तशुदा कदीम तरीन आसार में होता है। इसकी दरियाफ्त 1922 में हुई। ये दरियाफ्त दरअसल उस जस्तजू का नतीजा थी जो पूरे हिंदुस्तान में बुद्ध मत के मुक़द्दस मकामात की तलाश के सिलसिले में की गई। पहले इस खुदाई के नतीजे में यहाँ स्टोपा नज़र आया। फिर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल की सरबराही में यहाँ खुदाई का आगाज़ किया गया। इस खुदाई से ये मालूम हुआ कि मोहिंजोदाड़ो एक बहुत बड़े तहजीब के आसार पर मुश्तमिल है। यहाँ दरियाफ्त होने वाले आसार दरअसल ऐसे कदीम शहर के हैं जिसको ब्रोंज एज कहते हैं, और मोहिंजोदाड़ो दुनिया भर में ब्रोंज एज का अब तक सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ताहम मोहिंजोदाड़ो में अब तक महज 10% खुदाई हो सकी है, जिसके नतीजे में बेशबहा नवादरात दरियाफ्त हुए, जिन पर तहकीकात और इंकशाफात का सिलसिला आज भी जारी है। अपनी दानिस्त में वो एक बुद्धिस्ट स्तूपा की खुदाई कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्हें स्तूपा के नीचे से कुछ इस किस्म के आसार दरियाफ्त मिलना शुरू हो गए, जिसमें ख़ास तौर पे स्ट्रीटाइड की वो सील थी जो इससे पहले 1850s के अंदर हड़प्पा से भी दरियाफ्त हुई थी और वो मुअम्मा हल नहीं हो सका था। लिहाजा एक नॉन पीरियड के बाद जब सीड्स इस किस्म की सीलें बरामद हुईं तो ये फौरी तौर पे सर जॉन मार्शल की नोटिस में लाया गया, जो उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। लिहाजा फौरी तौर पे माहिरीन की टीम ने एक तहकीक का आगाज़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए तालीम और साइंस और सकाफ़त यूनेस्को ने 1981 में इसे आलमी अहमियत के हामिल सकाफ़ती वरसे की फहरिस्त में शामिल किया, क्योंकि मोहिंजोदाड़ो 5000 साल कदीम आलमी वरसा है। ये वरसा सूबा सिंध में ज़िला लाड़काना की हुदूद में दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़े है। मोहिंजोदाड़ो में अब तक सिर्फ 10% खुदाई क्यों हुई है, और माहिरीन आसार कदीमा अब तक वो बुनियादी जवाबात क्यों हासिल नहीं कर सके कि यहाँ रहने वाले कौन थे, उनका रहन सहन कैसा था, उन लोगों की ज़ुबान क्या थी, ये सवालात ख़ुद अपनी जगह तशना तलब हैं। यहाँ जो नमूने मिले हैं वो एक तरह तारीख़ की इब्तिदा कहे जा सकते हैं, ताहम ये कोई गुमनाम शवाहिद और नमूने नहीं हैं, मगर ये दरियाफ्त अभी तक सरापा राज है। मोहनजोदड़ो एक ऐसा दौर है कि जिसमें तहरीर आपकी जो है वो ऐसी शक्ल में मौजूद है कि जो आप अभी तक पढ़ नहीं पाए, लेकिन तहरीर मौजूद है उसकी। तो एक तरह से ये तारीख़ की इब्तिदा है। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। वो हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ जो है वो बिल्कुल ही कोई गुमनाम है। जब तक उसकी हम तहरीर ठीक तरह से नहीं पढ़ पाते हैं तो हम ज़रा इस उलझन का ज़रूर शिकार हैं। यहाँ न सिर्फ मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से अब तक कितने माहिरीन आए हैं इनके बारे में मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये बात तय है कि यहाँ साइंसी तरीक़े से तहक़ीक़ की अशद ज़रूरत है। 10% खुदाई के अंदर हम वो जवाबात हासिल नहीं कर सके हैं, मसलन कि ये लोग कौन थे, इनका रहन सहन कैसा था, इन लोगों की ज़बान क्या थी, और जो ज़बान के नमूने हमें अब तक मिले हैं वो क्या ज़बान थी, क्योंकि उसको डिसाइफर करने के सिलसिले में पूरी दुनिया में तहकीक अभी तक जारी है। इस आसार से मिलने वाली चीज़ों से मालूम होता है कि यहाँ इबादत भी होती थी और यहाँ मजहबी रहनुमा भी थे। इसका सुराग शाही प्रोहत के मारूफ मुजस्मे की मौजूदगी से होता है। ये मुजस्मा मोहिंजोदाड़ो के बाशिंदों की समाजी ज़िंदगी में मज़हब की मौजूदगी को बयान करता है। दूसरी तरफ कांसी से तैयार किया गया रक्कासा का मुजस्मा यहाँ के बाशिंदों के फ़नून लतीफ़ा के बारे में बताता है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि डांसिंग गर्ल के मुजस्मे ने जो चूड़ियाँ पहनी हैं वो थर से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों के रहन सहन और सकाफ़त से मिलती जुलती हैं। डांसिंग गर्ल का जो मुजस्मा यहाँ से मिला है, और उस डांसिंग गर्ल ने जो लिबास पहना हुआ है, ख़ास तौर पे बाजुओं में जो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, वो थरपार करके इलाके से मिलने वाली औरतों के रहन सहन, सकाफ़त और उनकी चूड़ियों से काफ़ी मिलती जुलती है।
ताहम कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मुकम्मल तहकीक से कबल ये कहना कि यहाँ के लोगों के कल्चर का ताल्लुक़ मौजूदा थर कल्चर से है अभी मुनासिब नहीं। अब अगर कोई ये कहे कि जी ये चूड़ियाँ जो हैं ये अचानक ये कोई मालूम हुआ कि जी ये थर के लोग यहाँ आकर बसे थे, तो मैं समझता हूँ कि इसको यूँ देखना चाहिए कि उस ज़माने में इस पूरे इलाके में जो तहज़ीब थी वो उसमें ख़वातीन चूड़ियाँ पहनती थीं, और वो अब हमारे शहरी इलाकों से, सिंध के मैदानी इलाकों से ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है, लेकिन अब तक ये थर में कायम है, बाकी है। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो ज़िंदा अगर देखना हम चाहते हैं कि वो कैसे था, तो फिर जाकर हमें थर की स्टडी करनी चाहिए। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ ऐसे निशानात भी मिले हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि मोहनजोदाड़ो के लोगों के तजारती रवाबित पूरी दुनिया से थे, जो चीन से लेकर मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। मोहनजोदाड़ो के सकाफती रवाबित, तजारती रवाबित पूरी दुनिया से थे। चाइना से लेकर मेसोपोटामिया तक हमें इसके आसार मिले हैं, इसकी तजारत के निशानात मिले हैं। तो यकीनन आइंदा जब हम तहकीक करेंगे, मज़ीद खुदाइयाँ करेंगे, तो किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। मोहनजोदाड़ो को बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत बसाया गया था। यहाँ खुदाई से जितने शवाहिद मिले हैं उनसे मालूम होता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी। साइट में से जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक मिली है कि एक वेल प्लान्ड सोसाइटी थी, जिनके पास एक बहुत बड़े खित्ते पे इंतज़ामी तसल्लुत कायम रखने की सलाहियत थी, और उस साइट पे जो इतना बड़ा शहर था, बहुत बड़े हदूद अरबा पे वाक़ एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर था, उनकी टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत थी। उसके अलावा वो जगह किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी सिस्टम के तहत बंधी हुई थी, जिससे उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक पूरी पेरिफेरी अवेलेबल थी। तो आजकल की जितनी एविडेंस हमें मतलब आर्टिफैक्ट्स की सूरत में मिलती हैं, वो हमें ये बावर करा रही हैं कि वो सोसाइटी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। हैरत की बात है कि यहाँ कोई तजावुज़ात नहीं मिलती, जो इस बात की गम्माज़ी है कि यहाँ कोई शहरी हुकूमत हुआ करती थी जो शहरी मामलात को कंट्रोल करती थी। मोहनजोदाड़ो के आसार 5000 साल कबल इस खित्ते में महज़्ज़ब शहरी माशरे की निशानदही करते हैं। आज मुर्दा कहलाने वाला ये शहर और इसके शहरी सिविल इंजीनियरिंग, मखसूस रस्मुल ख़त और समाजी ज़िंदगी के रखरखाव का शऊर रखते थे। यहाँ के शहरी इलाकों की तामीर इंतहाई महारत का सुराख देती है। यहाँ महल्ले मिलते हैं जो बड़े हवादार और रोशन हैं। बड़े बड़े मकानात और गलियों का सुराग भी मिलता है। यहाँ हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों से आगही के सबब गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए ढकी हुई नालियों का निज़ाम भी कायम था। नहाने और तैरने के लिए ग्रेट बाथ, कचरा डालने के लिए डस्टबिन और एक कॉलेज की इमारत के आसार भी यहाँ से मिले हैं। दरियाए सिंध के किनारे होने के बावजूद यहाँ रिहायशी बस्तियों की आबी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुओं की शक्ल में ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल किया जाता था। बाकायदा शहरी मनसूबाबंदी के तहत यहाँ पर ये शहर बसाया गया था। हमें कहीं पर भी इंक्रोचमेंट शहर के अंदर नहीं मिलता। ये इंक्रोचमेंट इस बात का गम्माज़ है कि यहाँ कोई शहरी हुकूमत हुआ करती थी जो कंट्रोल रखा करती थी। गली के हर कोने के ऊपर एक बड़ी डस्टबिन थी, जिसके अंदर सॉलिड वेस्ट ऊपर रह जाती थी और पानी जो है वो बहकर ड्रेन के अंदर चला जाता था। सारे सॉलिड वेस्ट वहाँ पर हमेशा नहीं पड़ी रहती थी। कोई ऐसी सिविक एजेंसी मौजूद थी जो उसको कलेक्ट करती थी और डिस्पोज ऑफ करती थी। और इसी को देख कर हम कहते हैं कि दुनिया को जो है पहली शहरी मनसूबाबंदी मोहनजोदाड़ो के लोगों ने दी। माहिरीन के मुताबिक यहाँ खुदाई से जो शवाहिद मिले हैं उनसे मालूम होता है कि यहाँ की मजहबी तारीख बुद्ध मत से जुड़ी हुई थी, जबकि दूसरी मजहबी रिवायत पर अब तक तहकीक जारी है। बुद्धिस्ट कल्चर आगे बढ़ा तो उन्होंने एक देखा कि एक माउंट है, एक टीला है कि उसके ऊपर
उन्होंने देखा कि ये एक महफूज जगह है, यहाँ ये डूबता नहीं है पानी में, या बारिश होती है तो ये एक महफूज जगह है, ऊपर है, उसके ऊपर उन्होंने इबादतगाह बनाई। लेकिन ये यकीनन मोहनजोदड़ो का और इस बुद्धिस्ट पीरियड का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बिल्कुल अलग तारीख़ है, अलग दुनिया है बुद्धिस्ट पीरियड की। उसको अगर आप काट के अलग कर दें तो मोहनजोदड़ो की तहज़ीब से उस मोहनजोदड़ो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अलग एक दुनिया है, अलग एक कहानी है, वो अलग एक तारीख़ का ज़माना है। मोहनजोदाड़ो 1700 कबल मसीह में ज़वाल पजीर हुआ। 1000 साल बाद इन्हीं खंडरात पर दूसरा शहर बसाया गया। दूसरा शहर बसाने वाले बुद्धमत मानने वाले थे और उन्होंने इसी आसार पर अपनी इबादत गाहें तामीर की जो आज स्टूपा की शक्ल में नज़र आती हैं। इसीलिए दो मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ मिलते हैं, एक वो जो बुद्धमत को मानते थे और दूसरे वो जिनके बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। मगर इस मजहबी तारीख़ की जो चीज़ें मिली हैं वो यकीनन 5000 साल पुरानी हैं और इन पर मज़ीद तहक़ीक़ की अशद ज़रूरत है। 3200 कबल मसीह से 1700 कबल मसीह तक ये फ्लॉरिश करता रहा। 1700 कबल मसीह के बाद ये ख़त्म होना शुरू हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, और इसके बाद ये 1600-1500 कबल मसीह तक ये फॉर एवर डिसअपियर हो गया था, ख़त्म हो गया था मोहनजोदाड़ो। बाद में जब बुद्धिस्ट सिंध के अंदर आए तो उन्होंने ऐसी जगहों का इंतखाब किया अपनी मोनास्ट्री कायम करने के लिए, अपनी इबादत गाहें कायम करने के लिए, जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हुआ करती थी। उन्हें वो खंडरात पसंद आया और अपने लिए मोनास्ट्री और स्टूपा उसी आसार कदीमा के ऊपर जो मोहनजोदाड़ो के आसार थे 1000 साल के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू की और रहना शुरू किया। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अभी तक बुद्ध मत के बारे में यहाँ ज़्यादा ठोस शवाहिद नहीं मिले हैं और ये सब महज क़यास आराइयाँ हैं, इसलिए यहाँ मज़ीद तहक़ीक़ की जानी चाहिए। जो बुद्धिस्ट पीरियड की जो फेज़ आती है उसका ज़िक्र तो तारीख़ों में सरसरन आ रहा है, उसको हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, लेकिन इस खित्ते की रिफ्लेक्शन बुद्धिस्ट पीरियड के हवाले से बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में अभी तक सामने नहीं आई, जिससे हम इस साइट के मुतालिक मज़ीद कुछ कह सकें। तो सब कुछ जो कुछ हमने बताना होगा वो आर्टिफैक्ट्स की मदद से बताना होगा। जो डेवलपमेंट वहाँ पर कल्चर की हुई है वो ह्यूमन प्रोडक्ट्स की बुनियाद पे ही हमने बताना होगा। अब वो मज़हब के नाम से क्या मज़हब था हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसके मुतालिक मज़ीद और जांच करने की ज़रूरत है। आलमी वर्सा करार पाने वाली माजी की इस शानदार तहज़ीब के आसार मौसमी हालात और इंसानी गलतियों के सबब एक बार फिर मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। मोहनजोदाड़ो के आसार सेमथोर का शिकार हैं। इसी बाइस मोहनजोदाड़ो की बाज़ स्ट्रीट्स वॉल्स गिर गई हैं और कुछ दीवारों को गिरने से बचाने के लिए सपोर्ट दी गई है ताकि ये खस्ता दीवारें गिर ना पाएँ, जबकि इन दीवारों से मुंसलिक दूसरी दीवारें भी बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं जो किसी वक्त भी गिर सकती हैं। यहाँ की बाज़ ईंटें झड़ चुकी हैं और बाज़ अपनी जगह छोड़ रही हैं। मूसलाधार बारिशों के सबब मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ को भी नुकसान पहुँचा है और स्टूपा का नीचे का हिस्सा भी खासी हद तक मुतासिर हो चुका है और कई मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। कॉलेज की इमारत के एरिया में भी खस्ता ईंटें अपनी जगह छोड़ रही हैं। मोहनजोदाड़ो का डीके एरिया वादी मेहरान के कदीम तहजीबी मकामात में सबसे ज़्यादा कीमती समझा जाता है। ताहम अब इसकी दीवार ज़मीबोस होती जा रही है, जबकि 100 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जो बुरी तरह सेमथोर की जद में हैं। नई बारिशें होने की सूरत में खस्ता दीवारों को मज़ीद नुकसान पहुँच सकता है। बड़ा ख़तरा है वो इसको ज़मीन के अंदर से जो पानी की सतह है उसकी जो बुलंदी होती जा रही है, ज़ेरे आब जो पानी है वो जब बढ़ता है तो वो जो सेम और उसमें जो साल्ट्स हैं वो आस्ता आस्ता वो ऊपर आ रहे हैं और उसके ईंटों को या कंस्ट्रक्शंस को वो खाते चले जा रहे हैं। तो माहिर हज़रात उसको संभालने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे संभल नहीं रही चीज़। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मोहनजोदाड़ो की साइट नाक़िस मनसूबाबंदी का शिकार है
और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आसार कदीमा कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और इसका कुल रकबा कितना है। उसके 10% हिस्से पे तहकीक का काम हो सका है, मज़ीद काम नहीं हो पाया है। ठीक है, इस हवाले से अगर हम ये सोचें कि हमने इस वक्त तक अभी तक इस चीज़ का तयन नहीं किया है कि इस आर्कियोलॉजिकल साइट्स की एक्सटेंट्स क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं, हदूद अरबा क्या है, तो यहीं से पता चलता है कि हमने तो अपना बुनियादी काम अभी किया ही नहीं है। पहले तो आप ये देख लें ना कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर तामीरात करते हुए चले जा रहे हैं। अब क्या कोई एयरपोर्ट को तोड़ के, रनवे को डिसमेंटल करके वहाँ एक्सकेवेशन कर पाएगा? सरकारी अफसरान का कहना है कि मोहनजोदाड़ो के आसार को जो ख़तरात लाहक हैं वो दरअसल नहरी निज़ाम के सबब हैं। जब इस आसार की खुदाई शुरू हुई, इस दौरान यहाँ सखर बैराज और दूसरे बैराजिस कायम हो गए, जिसके बाइस सेमथोर का मसला पैदा हुआ। ताहम आसार को महफूज रखने के लिए अब हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। बैराजिज़ ने और नहरी निज़ाम ने पाकिस्तान में जहाँ ज़राअत के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया, वहीं पर उसने आसार कदीमा और ख़ास तौर पे मोहनजोदाड़ो के आसार को भी नुकसान पहुँचाना शुरू किया, क्योंकि उसकी वजह से सैम और थोर का मसला इस इलाके में पैदा हुआ और ये सैम और थोर इसके आसार को ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं जो इंडिजीनस हैं, यहाँ के मकामी हैं, जो साल्ट ईटर हैं और जो पेनिट्रेट नहीं करते जड़ों, जिनकी जड़ें स्ट्रक्चर तक, तो उसकी वजह से भी साल्ट अब कम होना शुरू हुआ है, सरफेस इसकी बेहतर होना शुरू हुई है। अब इस गर्मी के ज़माने में जहाँ ये साल्ट उड़ा करती थी हवा के साथ, अब हमें साल्ट इतना नज़र नहीं आता सतह के ऊपर, और हमने इसकी सरफेस को एक तरीके से कंट्रोल कर लिया है। मोहनजोदाड़ो को दरियाफ्त करने वाले और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल की कार आज भी मोहनजोदाड़ो में मौजूद है। ये कार सर जॉन मार्शल इस्तेमाल करते थे, जो खस्ता हालत में है और एक कमरे में पार्क है। 1968 में यहाँ एक खुसूसी म्यूज़ियम कायम किया गया, जहाँ खुदाई के दौरान मिलने वाले 22 मुख्तलिफ नवादिरात रखे गए हैं। म्यूज़ियम की तामीर उस वक्त हुई जब इस इलाके में बिजली नहीं थी, इसलिए यहाँ डे लाइट का ख़ास ख्याल रखा गया है ताकि लोग दिन की रोशनी में अच्छी तरह नवादिरात को देख सकें। इमारत जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर ऑफिसेज़ हैं, और पहली मंजिल के ऊपर नवादरात रखे गए हैं, जहाँ 22 मुख्तलिफ शोकेस के अंदर मोहनजोदाड़ो से दरियाफ़्त किए हुए और इंडस वैली की दीगर साइड से दरियाफ़्त किए हुए नवादरात को रखा गया है। मोहनजोदाड़ो म्यूज़ियम की खुसूसियत ये है कि इसके अंदर डे लाइट का ख्याल किया गया है, यानी जब ये कायम किया गया था तो इस पूरे इलाके में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लिहाजा रोशनी का खातिर खा बंदोबस्त उस वक्त मुमकिन नहीं था। तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि डे लाइट मैक्सिमम जो है अवेलेबल रहे, और डे लाइट की वजह से इसमें नवादरात देर तक देखे जा सकते हैं। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा सरबस्ता राज है जिसे ज़मीन का सीना चीरकर दरियाफ्त तो कर लिया गया, ताहम ये राज अभी पूरी तरह आश्कार नहीं हो सका। हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब से मुकम्मल आशनाई अगरचे मुश्तरका आलमी वर्सा है, और हुकूमती मस्बत इक़दामात के साथ ये आलमी बिरादरी और आलमी कल्चरल इदारों की भी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि इस कदीम वर्से को मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त किया जाए। क्या हमने आलमी बिरादरी को इस जानिब राग़िब करने के लिए कोई वाज़े और ठोस मनसूबाबंदी की है? और क्या आलमी बिरादरी ने मोहनजोदाड़ो के कल्चरल वर्से में इतनी दिलचस्पी ली है जितनी उन्हें लेनी चाहिए? ये सवालात अपनी जगह, लेकिन अगर हालात यूं ही रहे तो शायद तहज़ीब का ये गैर मामूली ख़जाना इस सदी के आखिर तक आइंदा नस्लों के लिए मौजूद न रह पाए।